अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम सेकंड वीक स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब हम कुछ समझ चुके हैं अपने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिव्स कुछ क्लियर कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली। और फिर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी डिफरेंट स्कॉलर्स की, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की, कि एडम स्मिथ ने कैसे डिफ़ाइन किया इकोनॉमिक्स को। फिर उसके बाद उस पर क्रिटिसिज्म, फिर मार्शल ने कैसे डिफ़ाइन किया, फिर क्रिटिसिज्म रहा उसके कॉन्सेप्ट पे, उसकी जो आइडियाज़ थे उस पे। फिर उसके बाद लियोन रॉबिन्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, डेफिनेशन डिफ़ाइन किया, और फिर उसकी डेफिनेशन पे क्या क्रिटिसिज्म रहा। फिर उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया, जिसे आप इम्पॉर्टेंस कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की। अ, फिर उसके बाद हमने ब्रीफली देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीक था। आज हम वीक सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम्स किसे कहते हैं और कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम आज राइज हैं, और इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। देखें आप, जब एक कम्युनिटी का, जब एक कंट्री का, जब एक सिस्टम का, सोसाइटी का पार्ट हैं, तो आप वहाँ डिफरेंट सिस्टम्स देखते हो। वो सोसाइटी या कम्युनिटी एक सिस्टम के तहत काम कर रही होती है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है या वो रन हो रही होती है। जैसे हम कहते हैं कि इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम फॉर एग्जांपल, मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी हम नॉर्मली एक सिस्टम है हमारे सामने। इसी तरह कैपिटलिज्म भी है, इस तरह सोशलिज्म है। तो ये हम ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरेबिया को देख लें, वहाँ ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का है। रूल रेगुलेशन जो होंगे कुरान और सुन्नह के, आप कह सकते हो कि अंडर, या कुरान सुन्नह के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए एक इकॉनमी चलाई जाएगी, कंट्री को चलाया जाएगा, कंट्री के डिपार्टमेंट्स को चलाया जाएगा। रूल्स रेगुलेशंस जो होंगे वो एज़ पर इस्लामिक रूल्स होंगे, एज़ पर इस्लामिक स्टैंडर्ड्स होंगे, एज़ पर इस्लामिक लीगल सिस्टम, जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है उसके मुताबिक होंगे। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फील कर रहे होते हैं, देखते हैं। अब आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें हम, जो हमारी आउटलाइन में, बुक में जो सिस्टम दिए गए इकोनॉमिक सिस्टम, तो हम 4 सिस्टम पे, 4 सिस्टम्स पे यहाँ बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मीनिंग है हम हमारे पास यहाँ। अच्छा, इसके साथ मैं आपको स्लाइड्स जो के साथ बुक से पेजेस स्नैपशॉट्स के शेयर कर रहा हूँ। आप इनको भी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ स्लाइड्स हैं, कुछ डिटेल होंगी, और मैं यही चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए, आप समझ पाएँ, मैं कुछ समझा पाऊँ आपको। और फिर जब बुक साथ में शेयर करूँगा तो आप कोशिश करें कि बुक के जो पेजेस हैं उनको भी एक दो दफ़ा ज़रूर रीड आउट कर लें, ताकि आपको आसानी हो, समझने में आसानी हो। फिर ये तमाम वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होंगी, मैं एंड पे लिंक भी शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में। अच्छा, इकोनॉमिक सिस्टम आप किसे कहेंगे? पहले तो हमें ये क्लियर हमने किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, जिसे हमने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट एनालाइजेज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि आपने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी फील्ड है जिसके ज़रिए हम कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है, उसकी कंजम्पशन कितनी है, वहाँ डिमांड कितनी है, वहाँ सप्लाई कितनी है, वहाँ उस कंट्री के प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ के हाउस होल्ड जो हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो नेशनल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करें। और अगर आप इनको एनालाइज करें, इनको समझने की कोशिश करें, इनकी बेसिस आप एक सिस्टम को देखते हुए अगर कोई फैसला कर पाएँ, डिसीजन मेकिंग करें, तो आपने इसे कहा था दिस इज़ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। अब ज़रूरी नहीं है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम सिर्फ एक प्रोडक्शन का सिस्टम को कहा जाए, एक डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ मैकेनिज्म, एन ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म, कि कोई भी स्ट्रक्चर चलाने के लिए, कोई भी कंट्री, किसी कंट्री को चलाने के लिए
किसी सोसाइटी को रन करने के लिए, कहीं गवर्नमेंट रेट कायम करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मेकनिज़म हो जहाँ हर किसी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त हो, तो वहाँ लोगों की कुछ ज़रूरियात हैं, उनकी नीड्स फुलफ़िल भी होनी चाहिए, उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो भी, उनकी भी उसकी भी फुलफ़िलमेंट ज़रूरी है। जैसे आपके पास एक इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसे कहते हो आप? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सर्विसेज सप्लाई हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, सिटीज़ में कहाँ कैसे कैसे जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज़, कैसे एक सिस्टम बना हुआ है, कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है, एक्सपोर्ट कहाँ से की जाती है, इम्पोर्ट कहाँ से की जाती है, एक कंट्री की डिमांड क्या है, कितनी डिमांड एक प्रोडक्ट की है और कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए, गंदम की डिमांड क्या, आटे की डिमांड क्या है, चीनी की डिमांड, ये सारा आप देखते हो कि ये एक मुकम्मल सिस्टम है। तो सिस्टम बेसिकली, सिस्टम हम कहते ही कि एक कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कह रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म को हम सिस्टम कह रहे होते हैं। आप वर्ड यूज़ करते हो कंप्यूटर सिस्टम, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल के एक उन्होंने सिस्टम बना लिया। आप कहते हो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम पहले तो ये क्लियर कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहेंगे, जहाँ एक प्रोडक्शन का मैकेनिज़्म हो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर चैनल हो, मैकेनिज़्म हो, ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म हो। इसी तरह कंजम्पशन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, उसकी यूजेज के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म हो, तो इसे हम सिस्टम कह रहे होते हैं। इसी तरह सेकंड डेफिनेशन मेरे पास है, एन इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ मैकेनिज़्म आल्सो डिफाइंड एज अ सिस्टम और सोशल इंस्टीट्यूशन which deals with the production, distribution and consumption of goods and services in a particular society। मैंने अभी आपको कहा कि ये चीज़ें तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं डेली, इन्हीं का हम पार्ट हैं, हम इसी सिस्टम का पार्ट हैं। सिस्टम जो है वो हम लोगों से ही है, एक कंट्री का, एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का। जैसे हम बिहेव कर रहे हैं, सिस्टम वैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे हम बिहेव कर रहे होते हैं, सिस्टम वैसे चल रहा होता है। हम डिस्टर्ब करते हैं सिस्टम को, हम ही सिस्टम को बनाते हैं और सिस्टम को चला रहे होते हैं। तो यहाँ वही बात हो गई कि सिस्टम इज़ अ मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म किसे कहेंगे आप? मैंने कहा कि आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे हो, एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म हो। जब आपके सामने मैं एक ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई भी रूल्स रेगुलेशन या डिसाइडेड वे हो, तो आप इसे क्या कहते हो कि एक मैकेनिज़्म है। आल्सो डिफाइंड एज अ सिस्टम और सोशल इंस्टीट्यूशंस we deal with production, distribution and consumption of goods and services in a particular society। क्लियर हो गई बात? तो यानी हम यहाँ यही कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट, वेरी सिंपल। सिस्टम है क्या? इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ वो तमाम डीलिंग्स हो रही हों, तमाम लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही हों, तमाम प्रोडक्शन हो रही है कंट्री में, तो हम इसे इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। इसी तरह कि इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ कंपोज्ड ऑफ पीपल। अभी मैंने बात की कि हम लोगों से ही तो सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ कंपोज्ड ऑफ पीपल। लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं, लोग जॉब्स कैसे कर, कितनी परसेंटेज में जॉब कर रही हैं, कौन कौन सी जॉब्स में, प्रोफेशंस में लोग इन्वॉल्व हैं, बिजनेसेस कौन कौन से हैं, बिजनेसेस कैसे चल रही हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रही है, लोगों को कितनी रेवेन्यू मिल रही है, प्रॉफिट कितनी अर्निंग हो रही है, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये सब कुछ, पर कैपिटा इनकम क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के क्या हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस में के साथ लोग लिंक्ड हैं, इंस्टीट्यूशन से लोगों की लाइफ कैसे इंप्रूव हो रही है, इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, इदारों का क्या रोल है, ये सब सिस्टम हैं। ये दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। और इन ये कंपोनेंट्स, ये यूनिट्स, ये डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस जब मिलते हैं तो उससे इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। द इकोनॉमिक सिस्टम इज अ composed ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रिलेशनशिप्स। It addresses the problems of economics like the allocation of resources। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के कहाँ तक लोगों को, हर किसी को ज़रूरियात पूरी हो रही है, नहीं हो रही, ज़रूरियात क्या क्या हैं, लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ पहुँच रहा है, पॉवर्टी कहाँ है, लोगों तक किस तरह ये चीज़ें पहुँचानी है, वो एक सिस्टम होना चाहिए। इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। तो आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आप देख लें कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। अब आप टाइप्स पे आ जाएं जो हमने देखे होंगे इस वीक में। हमारे पास यहाँ है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट इज़ कैपिटलिज्म। एक इकोनॉमिक सिस्टम जिसे कैपिटलिज्म कहा जाता है, ये मार्केट इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है, ये मार्केट इकोनॉमी भी हो सकता है। तो यहाँ आपके पास कैपिटलिज्म हो गया।
इसी तरह नेक्स्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम हम डिस्कस करेंगे वो होगा सोशलिज्म, जिसे कमांड इकोनॉमी कहा जाता है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी, या मिक्स्ड इकोनॉमी भी राइज है मुख्तलिफ कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान को देख ले। इसी तरह पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिस्टम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी देख लें कि हम इस्लामिक सिस्टम को भी फॉलो कुछ हद तक करते हैं और साथ कुछ और सिस्टम भी फॉलो करें जो हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम देख लें, काफ़ी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम प्योर राइज है। तो ये 4 सिस्टम तो हमने देखने हैं। अब हम वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम 2 सिस्टम देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म। फर्स्ट हम कैपिटलिज्म से स्टार्ट कर लेते हैं। कैपिटलिज्म में अगर आ जाएं तो कैपिटलिज्म कहा जाता है मार्केट इकोनॉमी को। ठीक है, कैपिटलिज्म किसे कहा जाएगा? वो सिस्टमिक सिस्टम। अगर किसी कंट्री में आपको, वैसे आज कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें प्योर कैपिटलिज्म हो, ठीक है। नियरेस्ट टू कैपिटलिज्म इकोनॉमीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे हांगकांग है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये नियरेस्ट टू कैपिटलिज्म है। ठीक है, तो आज हम अब डिस्कस कर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम इज वन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री मार्केट्स एंड द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। अगर आपको किसी कंट्री में या कहीं एक ऐसा सिस्टम नज़र आए जहाँ इंटरवेंशन जो है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का अमल दखल जो है वो कम हो, कम नज़र आए, बहुत ही कम हद तक गवर्नमेंट इंटरवेन कर रही हो, यानी ज़्यादातर होल्ड जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो। प्राइवेट सेक्टर मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ सेक्टर प्राइवेट, एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट, फॉर एग्ज़ाम्पल पावर जनरेशन प्राइवेट, बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट, सर्विसेज सेंटर हो गया, या प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, या आप कह सकते हो कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होगी। ये सारा मेजॉरिटी जो होल्ड होगा प्राइवेट सेक्टर का होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टर्स का होल्ड होगा आपकी कंट्री पे। तो जहाँ गवर्नमेंट का होल्ड बहुत कम हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो, जहाँ जहाँ इस सिचुएशंस में गवर्नमेंट इंटरवेन ना कर रही हो, गवर्नमेंट अपने हाथ में अपने जुरिडिक्शन में, अथॉरिटी में जब इदारों को ना रखे और प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ज़्यादा होल्ड प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास हो, आप समझ रहे होंगे अब मेरी बात। जैसे हम कहते हैं ना कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, तो जब एक कंट्री में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हों, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो हों, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर का होल्ड हो, ज़्यादा शेयर्स प्राइवेट सेक्टर के हो, तो आप ऐसी इकानमी को क्या कहते हो? मार्केट इकानमी। ये मार्केट इकानमी है, यहाँ मार्केट का होल्ड ज़्यादा है, यहाँ कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म मीन्स के जो कैपिटलिस्टिक इंडिविजुअल्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो रन कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स को, इदारों को। आज पाकिस्तान में आप देखते हैं कि वहाँ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी प्राइवेट स्कूल्स पे होल्ड रखा हुआ है। आपने रूल्स दिए हुए हैं, आपने उनको लॉज दिए हुए हैं, एक्ट पास किए हुए हैं कि आप अगर स्कूल चलाओगे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ चलाएंगे, तो आपको ये एक हमारी अथॉरिटी है जिसको आप रजिस्टर करवाना होगा खुद को, और ईंट के हमारी बात मान के हमारे रूल्स को मानेंगे। अब हम गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए आप इदारे को चलाएंगे। कोई मावरा नहीं होगा गवर्नमेंट के अथॉरिटी के रेगुलेशन से के पर कोई मावरा नहीं होगा। तो ये क्या है? कैपिटलिज्म ना हुआ। फिर कैपिटलिज्म में कहाँ चला जाता है? कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट हर कोई फ्री है कि वो जिस तरह बिजनेस करेगा, जैसे बिजनेस करे, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करे, वेदर रिलीजियस या नॉन रिलीजियस प्रोडक्ट हैं, इस्लामिक या नॉन इस्लामिक हैं, या आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बैन नहीं है, लोग जिस तरह बिजनेसेस करें कर सकते हैं। तो ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी होगी। अब आपको कुछ आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम इज वन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री मार्केट एंड द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। क्लियर बात? in practice a capitalistic economy will need some government interventions primarily to protect private property। यहाँ क्या होता है कि इन प्रैक्टिस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी विल नीड सम गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्राइमरली टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश कैपिटलिज्म फ्रॉम anarchism or where there is absolutely no government present। यहाँ ये कहा गया है कि ठीक है, गवर्नमेंट का होल्ड कहाँ रहता है कि गवर्नमेंट सिर्फ प्रोटेक्शन और प्रॉपर्टीज
गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल इतनी आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रही होती है कि आप जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ज़रूर प्रोवाइड कर रही होती है, और बाकी जो भी होगा प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस कर रही होंगे, प्राइवेट सेक्टर्स का होल्ड ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रोल आपको नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादा रोल जो होगा प्राइवेट सेक्टर का नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास है कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक आप कह सकते हो कि मार्केट या इकोनॉमिक सिस्टम। तो आप बुक में देख सकते हैं कि बुक में आपको डिफाइन किया गया है कि गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इज़ मिनिमम। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल होल्ड नहीं होगा, होगा सही लेकिन बहुत कम। गवर्नमेंट अपना होल्ड बहुत कम रखेगी। पीपल एज इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स हैव फ्रीडम टू मेक चॉइसेस अबाउट कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। दे वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब आपको ये बात की जा रही है कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट जनरेशन के लिए क्या कर रहे होंगे, जो भी उन्हें अच्छा बेस्ट लगेगा वो कर रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का रोल जो है मिनिमम होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ना हो। यहाँ एब्सेंस हमने कहा कि रोल एब्सेंट, एब्सेंस फ्रॉम एब्सेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी। तो यहाँ गवर्नमेंट ज़रूर मौजूद होगी, ऐसा नहीं होगा गवर्नमेंट नहीं होगी, लेकिन यहाँ ज़्यादा होल्ड जो है वो प्राइवेट सेक्टर का नज़र आएगा। इसी तरह एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज देख लें। अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ कंट्रीज बाय इकोनॉमिक फ्रीडम, द यूएस इकोनॉमिक फ्रीडम, ये फ्रीडम है, यहाँ आज़ादी होती है हर किसी को। ऐसी इकोनॉमी को, ऐसे कंट्री के सिस्टम को आप क्या कहेंगे, कैपिटलिज्म कहेंगे। द यूएस इज रैंक्ड 12th, यहाँ यूएस यूनाइटेड स्टेट 12th नंबर पे है, यूके रैंक 13th। सोर्सेज जो देख लें कि हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये कुछ ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहां हमें कैपिटलिज्म नज़र आते हैं, बट दीज आर द नियरेस्ट टू कैपिटलिज्म। प्योर कैपिटलिज्म इन कंट्रीज़ में हमें नज़र नहीं आता या कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता। अब मैं फीचर्स पे आऊँगा। इस टॉपिक को आपको लिखना कैसे होगा। अब फर्स्ट यहाँ लिखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन कर लें। मैंने 4 डेफिनेशन लिखी हैं, जो बेस्ट लगे, जो आसान लगे वही लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ, हेडिंग्स दे देंगे। फिर फर्दर हमारे पास होगा कि हम डिफाइन कर लेंगे कैपिटलिज्म को और सिर्फ फीचर्स बता दें, ठीक है। प्रॉब्लम्स साथ हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये हम ब्रीफ ले जाएंगे, क्योंकि अगर फोर इकोनॉमिक सिस्टम है तो उनको हमको ज़्यादा, हमारा टॉपिक काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं फीचर्स की तरफ। फीचर्स देख लें। आपको जो बुक में फीचर्स दिए गए हैं, फर्स्ट बुक में फीचर आपको दिया गया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एंटरप्राइज, सेल्फ इंटरेस्ट एज अ डोमिनेंट फोर्स, कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर एंड बायर्स, रिलायंस ऑन द प्राइस सिस्टम एंड लिमिटेड रोल फॉर द गवर्नमेंट। ये तो 4 फीचर्स हैं, आप वही फॉलो करें या आप जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ इनको फॉलो करें। इकोनॉमिक फ्रीडम फर्स्ट, मैंने अभी आपको कहा कि आज़ादी ही होती है लोगों को। इकोनॉमिक फ्रीडम होता है कि आप जिस तरह अपनी बिजनेसेस को रन करें, चलाएं। प्राइसेस, जैसे यहाँ मैंने आपको कहा कि यहाँ प्राइसेस ज़्यादा या कम करना गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता। यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर का, इदारों का रोल होता है, इंस्टीट्यूशंस का रोल होगा, फैक्ट्रीज़ का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि वो प्राइसेस को किस तरफ ले जाएंगे और कैसे करेंगे। इकोनॉमिक फ्रीडम पहला फीचर है सिस्टम का, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। इंडिविजुअल्स फ्री टू सेट अप बिजनेस एंड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट। पहली बात ये हो गई, आज पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको इजाज़त नहीं है कि बिजनेस ऐसी नेचर की बिजनेसेस जो फॉर एग्जांपल नॉन रिलीजियस है, नॉन इस्लामिक, अगेंस्ट दी रूल्स फॉर एग्जांपल ऑफ इस्लाम हो, तो उनको तो यहाँ इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ कैपिटलिज्म हो तो वहाँ कोई मना नहीं है, आज़ादी है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी के कंज्यूमर्स फ्री टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज टू परचेज। यहाँ कंज्यूमर्स को भी इजाज़त है कि फ्री हैं कि वो क्या परचेज़ करेंगे और क्या परचेज करेंगे, क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ कैसे गुजारना चाहते हैं, तो उन पे किसी का कोई बर्डन या प्रेशर नज़र नहीं आता। लिमिटेड गवर्नमेंट का जो रोल होगा वो यहाँ लिमिटेड होगा, ठीक हो गया। गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होगा। जैसे कहा गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन लिमिटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट जब जहाँ अपने हाथ उठा ले कि हम लोगों को अब एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हेल्थ सर्विसेज नहीं दे सकते, बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे देती है कि प्राइवेट सेक्टर आए और इन्वेस्टमेंट करे ताकि लोगों का गुजर बसर हो और हमारे एक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम चलता रहे। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत कम नज़र आता है। इसी तरह फाइनेंस सेक्टर को देखा जाए तो कैपिटलिज्म रिक्वायर्स are developed banking and financial system which can provide loans to companies and banking services to the households.
ऐसे सिस्टम में जब गवर्नमेंट्स पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं लग पाती तो वहाँ फिर फाइनेंस सेक्टर यानी बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा रोल होता है कि बैंकिंग सेक्टर जो लोन जिन रेट्स पे लोन दे इंटरेस्ट रेट्स पे वहाँ आज़ादी होती है। प्रॉफिट मोटिव ये ऐसा ही कैपिटलिज्म इकोनॉमी हर किसी का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। यहाँ किसी की सोशलिज्म या वेलफेयर हमें कम नज़र आता है, ज़्यादा हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस। मार्केट फोर्सेस goods and services are distributed according to the invisible hand of the markets. In other words, the allocation of goods is determined by market forces. For example, if demand rises, firms have an incentive to increase supply. यानी यहाँ जो मार्केट फोर्सेस हैं वो प्राइवेट फोर्सेस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डिमांड और सप्लाई का जो चेंज है ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज इसको कंट्रोल या होल्ड कर रहे थे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक और है डिमांड और सप्लाई को, तो वहाँ हम इन कॉन्सेप्ट को बहुत ईजीली समझ जाएंगे। यानी तलब रसद के यहाँ जब गवर्नमेंट का होल्ड ना हो, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स हैं या ऐसी इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, तो गवर्नमेंट तो होल्ड ही नहीं रहा फिर तो गवर्नमेंट तो इंटरवेन ही नहीं कर रही और प्राइवेट सेक्टर सारा यहाँ काम कर रहे, प्राइवेट सेक्टर ही चला रहा है। तो फिर आपको ऐसे सिस्टम में ज़्यादा जो फोर्सेस या होल्ड होगा वो आपको प्राइवेट सेक्टर का नज़र आएगा। फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट्स, अगर लेबर मार्केट्स को देखा जाए तो इजी टू हायर एंड फायर वर्कर्स, वहाँ HR रूल्स, ह्यूमन रिसोर्स रूल्स हो गए, HR रूल्स हो गए, फॉर एग्जांपल स्टाफिंग रूल्स हो गए, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हो गई, ये आपको बहुत कम नज़र आते हैं कि गवर्नमेंट होल्ड कर रही हो, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो। यहाँ प्राइवेट सेक्टर की मर्ज़ी है, वो किसी को किसी टाइम हायर कर सकता है और फायर भी कर सकते हैं, निकाल भी सकता है, ठीक है। तो ये फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं रहती, तो इसीलिए ऐसा सिस्टम कैपिटलिस्टिक इन्वायरमेंट नज़र आती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में हमें ये फीचर नज़र आते हैं। और फ्री ट्रेड, लो टैरिफ बैरियर्स टू इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ बैरियर्स के आप जब भी ट्रेड करना चाहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत कम ही आप पेनल्टीज़ या टैक्सेस या चार्जेस होंगे, तो आज़ादी होती है लोगों को ऐसे सिस्टम में। प्रॉब्लम्स अगर इस सिस्टम की हम देख लें, अब आप समझ चुके होंगे क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं ये इस सिस्टम में या कंट्री को क्या इश्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट है इनइक्वालिटी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वहाँ इनइक्वालिटी रहती है, वहाँ बराबरी जो है वो नहीं रहती, क्योंकि फिर अमीर अमीरतर होता जाएगा और गुर्बत गरीब जो है वो गरीब होता जाएगा, कि वहाँ लोगों की कोई वेलफेयर जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोशलिज़म का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं या वेलफेयर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, या आप जिसे कहते हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, तो यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता। यहाँ हर कोई अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहा होता है, तो इनइक्वालिटी फिर हमें यहाँ नज़र आती है ऐसे सिस्टम में। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम इनवेरिएबली लीड टू इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तो बात अब क्लियर हो गई हमें कि यहाँ वेल्थ और इनकम की कि जैसे लोग आप किसी को रूल्स नहीं होंगे कि सैलरी कितनी देनी है, फॉर एग्जांपल जैसे HR रूल्स देखे हमने कि वर्कर्स की मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम सैलरी क्या होनी चाहिए। तो जैसे आज रूल्स हैं पाकिस्तान में 17,000 फॉर एग्जांपल लेबरर को ज़रूर इदारा देगा, तो अगर कैपिटलिस्टिक इन्वायरमेंट या इकानमी तो गवर्नमेंट इंटरवेन ही नहीं कर रही, तो जो जिसको फॉर एग्जांपल 7,000 पे रख ले या 5,000 पे रख ले या 3,000 पे रख ले, तो गवर्नमेंट को के पास इतनी गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं कर रही या रूल्स या पॉलिसीज नहीं दे रही, तो इनक्वालिटी रहती है फिर। तो ऐसे सिस्टम में आप देखते हो कि फिर जो एक मिडिल क्लास या लोअर क्लासेस हैं तो वो काफ़ी इफेक्ट होती है। मुनापली कहा जाता है कि कुछ ही इदारे हों या फर्म्स हों या कंपनीज हों जिनका बस होल्ड पड़ जाएगा, होल्ड रहेगा सोसाइटी पे, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, कंपनीज अच्छी होंगी, स्ट्रॉन्ग फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो वहाँ उन्हीं का तो होल्ड होगा फिर एंटरप्रेन्योरशिप को या नए बिजनेसेस को या छोटे कारोबार जो हैं या नए लोग जो हैं उनको बिल्कुल रास्ता नहीं मिलता कि वो आएँ और अपने बिजनेसेस लगाएं या इंस्टॉल करें। तो एक और मुनापली यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है कि कुछ ही इदारे होते हैं जो मुकम्मल सिस्टम को चला रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके पास पैसा है, उनके पास फोर्स और पावर है। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी फर्म्स कुड गेन मोनोपोली पावर ओवर कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि मोनोपोली पावर आप कहते हो कि जब किसी खास मोनोपोलिस्टिक फर्म्स का या इंडस्ट्रीज़ का या यूनियंस का, इदारों का होल्ड हो मुकम्मल सोसाइटी पे, कि वो सिर्फ होल्ड कर रहे हों,
जैसे आज वापडा को देख लें, मोनोपोली में है फॉर एग्जांपल, प्राइवेट सेक्टर कम नज़र आते, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, तो वो जो प्राइसेस लगाते हैं लोग कुछ नहीं कर सकते, जो प्राइसेस चार्ज करेंगे लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये मोनोपोली है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी यहाँ कुछ नज़र आते हैं। एक और इसका प्रॉब्लम कैपिटलिज्म का, कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी ड्रिवन बाय द प्रॉफिट मोटिव may taken decisions to maximize economic income in a short term but at the cost of environmental problems in the long run। कि जब शॉर्ट रन के लिए, छोटे अरसे के लिए, कम टाइम के लिए इदारे तो प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सोसाइटीज़, उस कंट्री के लोग, उस कंट्री के बाशिंदे, नेशनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कि जो प्राइसेस एजुकेशन के लिए चार्ज की जाएंगी, एक जब ट्रेंड बन जाता है फॉर एग्जांपल कॉस्टली एजुकेशन का, तो लोग एजुकेशन नहीं ले पाते। जब आप कम सैलरीज या कम इनकम या आप कैसे वेजेस पे लोग हायर करते हो, तो फिर उनकी लिविंग स्टैंडर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। तो लॉन्ग रन में जब आप इसे देखते हो तो इसके बड़े लॉसेस हमें या प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आपने इन्हें कहा। अब ये तो था फर्स्ट हमने सिस्टम डिस्कस किया, जिसे हमने कहा कि कैपिटलिज्म। अब सेकंड हम आ जाते हैं, कैपिटलिज्म तो ठीक है, क्लियर हो गया, हमने फीचर्स भी देख लिए, उसके प्रॉब्लम्स देख लिए। अब ऐसा काफ़ी, आप इतना ही देखेंगे, ठीक है। बुक में इजी लिखा गया, आसान लिखा गया है, आप ज़रूर मैं से शेयर करूँगा साथ, तो उनको पढ़ लें एक दफ़ा, तो आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म भी एक कमांड इकानमी होती है। सोशलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने पास होल्ड रखती है, ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होगा, ओनरशिप ज़्यादा किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी। जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि हम कंट्री को, लोगों को हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, और गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है, तो वहाँ फिर ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम को क्या कहा जाता है, सोशलिज्म। ठीक हो गया, आपको वर्ड भी क्लियर कर रहा है। सोशलिज्म मीन्स कमांड, द कमांड ऑफ गवर्नमेंट। अब मार्केट का होल्ड नहीं होगा, अब गवर्नमेंट का होल्ड होगा। ठीक हो गया। तो सोशलिज्म रेफर्स टू द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लानिंग बाय गवर्नमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन, सिमॉल्सन ने एक डेफिनेशन दी कि सोशलिज्म है क्या, जहां ओनरशिप किसके पास हो, मलकियत किसके पास हो, चीज़ों पे होल्ड किसका हो, गवर्नमेंट का हो। चाहे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो कि चीज़ें बनाई कैसी जाएंगी, वो डिफरेंट इदारे हैं, जो भी आपको एक कंपनी, एक कंट्री के जो भी इदारे होंगे या ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या सिस्टम है जो चल रहा है, तो इस सिस्टम को कौन होल्ड कर रहा होगा, गवर्नमेंट होल्ड कर रही होगी। मोनोपोली गवर्नमेंट की होगी, पब्लिक सेक्टर की, होल्ड गवर्नमेंट का होगा। कोई भी बिजनेस करेगा तो गवर्नमेंट को बता कर करेगा, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करेगा, गवर्नमेंट एक्ट्स को फॉलो करेगा, पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा। जो नई पॉलिसीज़ आएंगी एजुकेशन से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट आपको फॉलो करनी होगी, हेल्थ से रिलेटेड आपको फॉलो, चाहे आप प्राइवेट, आपका हॉस्पिटल क्यों नहीं है। तो ऐसा सिस्टम सोशलिज्म है, जहाँ गवर्नमेंट अपना होल्ड रखती है इकोनॉमिक सिस्टम पर। ठीक है, इजी पॉइंट था। तो सोशलिस्ट मीन्स द सिस्टम अंडर विच इकोनॉमिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट सो एज द इन as to ensure welfare and equal opportunity to the people in society. The idea of socialism is first introduced by Karl Marx and the Frederick Engels in their book The Communist Manifesto. तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक लिखी गई, तो वहाँ उसने ये आइडिया फर्स्ट दिया गया सोशलिज्म का। द वर्ड सोशलिज्म मीन्स ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। पॉइंट आप समझ आ गया होगा, आप बहुत इजी पॉइंट है। सोशलिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। कि वो गवर्नमेंट जब चाहती है कि जैसे चाइना ने, जैसे जापानीज़ ने, कोरिया ने, इन्होंने क्या किया, ये सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, अपने हाथ में लिया, और फिर एक टाइम के बाद सोशलिज्म को इन्होंने छोड़ा है। और फिर सोशलिज्म लंबे अरसे तक गवर्नमेंट सब कुछ नहीं चला सकती, तो फिर उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर से पैसा चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। ठीक है, तो ये था सोशलिज्म, ऑल थिंग्स टू ऑल मैन, कि हर किसी को गवर्नमेंट कहती है कि बराबरी हो, इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी ना हो, तो हम अब चलाएंगे इदारों को, पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, ये होगा सोशलिज्म। इसी तरह अकॉर्डिंग टू Smelson, socialism refers to the government ownership of the means of production, planning and government and income। दोबारा उसको कॉपी किया उस डेफिनेशन को, कि आप दोबारा एक दफ़ा देख लें, समझ लें, तो ये आपके पास था सोशलिज्म। अब फीचर्स देख लेते हैं सोशलिज्म के। सोशलिज्म का पहला फीचर जो है, यानी कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कलेक्टिव ओनरशिप।
Collective ownership means that in socialism, all means of production are owned by the communities, such that government and no individuals can hold private property beyond certain limit. Therefore, it is government who utilizes these resources in the interest of social welfare. पहला तो ये कि कलेक्टिव ओनरशिप के ओनरशिप जो होगी प्राइवेट अगर कोई बिजनेस लगाएगा तो गवर्नमेंट वहाँ अपना कोई ना कोई इनटेक रखेगी। तो ये होगा कलेक्टिव ओनरशिप दिस सोशलिज्म कि प्राइवेट सेक्टर भी खुद अपनी मर्जी पे बिजनेसेस को लोगों को प्रोडक्ट्स प्राइसेस पे आज अगर फॉर एग्जांपल शुगर मिल्स को देख लें तो गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है कि इस प्राइस से ज़्यादा आप शुगर के प्राइस नहीं लगाएंगे। गंदम आटे की प्राइस है तो गवर्नमेंट प्राइसेस सेट करती है। मेडिकल है मेडिसिन हैं तो गवर्नमेंट प्राइसेस बताती है। तो ये क्या हो गया कि आप गवर्नमेंट का होल्ड भी है। तो हम तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहेंगे जब आगे जाएंगे। लेकिन सोशलिज्म क्या होता है जहाँ गवर्नमेंट का होल्ड ज़्यादा नज़र आता है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अपनी मर्जी से चलाती है। इसी तरह सेकंड फीचर है कि इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। दूसरा ही सोशलिज्म का जो फीचर नज़र आता है कि अंडर सोशलिज्म देयर इज़ ऑलमोस्ट इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ क्लास स्ट्रगल। जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ ज़ात पात के प्रॉब्लम्स, जहाँ रेस के प्रॉब्लम्स, जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिज़म कम्युनिटी के इश्यूज आ जाते हैं तो वहाँ फिर सोशलिज्म बहुत कम नज़र आते हैं। जब गवर्नमेंट चाहती है कि सब बराबरी हो, जो फैसिलिटीज़ एक अमीर तबका ले रहा है, एक अपर क्लास रही वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड अवेलेबल हों लोअर क्लास को, तो इसे आप क्या कहते हो? सोशलिज्म कहते हो। ठीक है। सेकंड इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। इसी तरह थर्ड फीचर है कि इकोनॉमिक प्लानिंग। Under socialism, government fixes certain objectives. In order to achieve these objectives, government adopts economic planning. All types of decisions regarding the central problems of an economy are taken in the economic plans. There is a central planning authority who plans for the economy. यहाँ गवर्नमेंट के पास एक यूनिट होगा, इदारा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास एक मिनिस्ट्री है जिसका काम ये होगा कि आप तमाम कंट्री के लिए, तमाम इदारों के लिए प्लान बनाएंगे। अब जो भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, चाहे वो फैब्रिक है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, सर्विस सेक्टर्स कुछ भी हैं फॉर एग्जांपल, उन तमाम के लिए उनकी पॉलिसीज़ उनको रन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। उनको चलाना किस तरह है? गवर्नमेंट बताएगी। वो किस तरह बिजनेसेस चलाएंगे? गवर्नमेंट बताएगी। किस तरह बिजनेसेस होल्ड करेंगे, मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, गवर्नमेंट उनको बताएगी और उन्हें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। दिस इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। इसी तरह नो कंपटीशन। अब आप इकोनॉमिक सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन कैसे होगा? जब गवर्नमेंट नहीं होल्ड किया हुआ है सब कुछ, गवर्नमेंट ही हर किसी को अपनी रेगुलेशन दे रही है, तो फिर आपको कंपटीशन कम नज़र आता है। ऐसा नहीं होगा फिर कि कंपटीशन में फिर प्राइसेस इंक्रीज होती रहें और आप वहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन ना देखें और अपने प्रॉफिट सीकिंग में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखती रहें। तो ऐसा फिर बहुत कम होगा, आपको कम नज़र आएगा कि unlike capitalistic economy there is no cutthroat competition. It means lack of competition as state is a sole entrepreneur. यहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी? वो सोल होगी, इंडिविजुअल गवर्नमेंट ही चला रही होगी। गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे आपको करना होगा। ये है सोशलिज्म। इसी तरह सोशलिज्म का एक और फीचर हमें नज़र आता है कि पॉजिटिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल सोशलिज्म में पॉजिटिव नज़र आता है शॉर्ट रन में, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाह रही होती है कि यहाँ लोगों की फलाह के लिए गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही होती है और चला रही होती है इदारों को। तो गवर्नमेंट तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे अपना होल्ड रखती है, चाहे वो कंजम्पशन है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे कोई भी इदारा हो, कोई सेक्टर है, तो गवर्नमेंट तमाम सेक्टर्स को अपने जुरिडिक्शन में रखती है और ख़ुद चला रही होती है। तो एक पॉजिटिव गवर्नमेंट का रोल नज़र आता है। यहाँ गवर्नमेंट का रोल जो होगा वो सोसाइटी के लिए होगा, सोशलिज्म के लिए होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होगा। वर्क एंड वेजेस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड नीड्स। यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि किसी को रख लिया और किसी को निकाल लिया और गवर्नमेंट के कोई रूल्स नहीं होंगे। नहीं, यहाँ आपको जो वेजेस गवर्नमेंट कहेगी वो ज़रूर देने होंगे। जो चाइल्ड लेबर गवर्नमेंट मना कर देगी तो चाइल्ड काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल लेबर लॉज क्या हैं और कंपनीज उनको फॉलो करेंगी। ये सारा सोशलिज्म है। इसी तरह है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। एक फीचर ये भी है कि यहाँ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर आपको नज़र आएगा। वह सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगा कि यहाँ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे बेस कर रही होगी, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पे। अब आप वेलफेयर को समझते हैं कि लोगों की फलाह के लिए काम हो रहा होगा। चाहे ज़कात है लोग ज़रूर देंगे, चाहे टैक्सेस हैं लोग ज़रूर देंगे,
गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाएगी लोगों को देने होंगे, गवर्नमेंट जो पेनल्टीज चार्ज करेगी बिजनेसेस को उन्हें फॉलो करने होंगे। ये है सोशलिज्म। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म is the maximum social welfare of society. It means that there is no scope of exploitation of labor class. अब आप समझ चुके होंगे ये है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। और अब मैं लास्ट डिसएडवांटेजेस कुछ इसके रख लूँ आपके सामने कि सोशलिज्म के डिसएडवांटेजेस की कहाँ हैं, क्या हैं, कहाँ ये सिस्टम जाके नुकसान देता है या ये सिस्टम फ्लॉज में चला जाता है या इसके डिसएडवांटेजेस हमें नज़र आते हैं। इंक्लूड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ही होल्ड कर रही हो सब कुछ तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो रहती है। जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना ने एक टाइम में सोशलिज्म को फॉलो किया, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के आप तमाम सेक्टर्स को तो नहीं चला सकते, आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान अगर सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हो तो इनके पास तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर्स की बलबूते पे आप तो कंट्री को नहीं चला सकते, फिर आपको प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना होगा। जब प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर्स की भी माननी पड़ेगी। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ से भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो रहती है। लेस एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी एंड कंपटीशन। एंटरप्रेन्योर हम कहते हैं कि जब आप स्मॉल बिजनेस एसएमईज या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे कारोबार, छोटे बिजनेसेस, उनके लिए जब आप गवर्नमेंट ही सब कुछ कर देती है तो एक नया बंदा जब बिजनेस लगाना चाहता है तो उसको तो गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना है, उस पर टैक्सेस होंगी, पेनल्टीज होंगी, चार्जेस हैं उस पर, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसको फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को रूल्स को फॉलो करना है, तो वो एक कास्टली, शुरू में ही एक बड़ी कास्ट में पड़ जाता है। उसको एक बड़ा कैपिटल चाहिए जो उसके पास नहीं है। तो इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसे सेक्टर में बहुत, ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत कम होती हैं। इसी तरह एंड अ पोटेंशियल लैक ऑफ मोटिवेशन बाय इंडिविजुअल्स ड्यू टू लेसर रिवार्ड्स। जहाँ रिवार्ड्स कम हों, जिस सेक्टर में प्राइसेस फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कभी कम कर लेगी, जब चाहेगी प्राइसेस कम कर लेगी, जब चाहेगी प्राइसेस बढ़ा देगी, जब चाहेगी किसी को बैन कर देगी, जब चाहेगी किसी को इन्वॉल्व, तो वहाँ फिर रिवार्ड्स बहुत कम होते हैं। जब हर बिजनेस, हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, और गवर्नमेंट सोशलिज्म के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और यहाँ आप लोगों को एक बड़े प्रॉफिट कमाने से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रोकते हो, तो वहाँ तो फिर रिवार्ड्स जब कम होंगे तो फिर मोटिवेशन भी कम रहती है इन्वेस्टर्स की, बिजनेसमैन की, और अल्टीमेटली आप देखते हो कि यहाँ फिर एक डिसएडवांटेज हुआ कि लैक ऑफ पोटेंशियल मोटिवेशन बाय इंडिविजुअल्स। ये आज हमने देखा। एंड पे जो मैंने डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इन्हें फर्दर एक एक दो दो लाइन में डिस्कस करें, ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये आज हमने दो इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस कर लिए हैं। जो फर्दर हमारा टॉपिक होगा, फर्दर हम दो और इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पर जाएंगे और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा। तो फर्दर क्लास में, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करते हैं कि इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें। और आज तक के लिए यहाँ तक बात की, यही लेक्चर डिस्कस किए, यही टॉपिक डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और मैंने यूट्यूब जो लिंक है साथ में नेक्स्ट स्लाइड पे शेयर कर देता हूँ। तो जो साथ साथ बात हो रही है, डिस्कस कर रहे हैं, आप इनको अपने लेक्चर्स में रखें, इनके नोट साथ साथ लें, समझने की कोशिश करें। मैं हर लेक्चर में आपको कह रहा हूँ कि कहीं क्वेश्चन है मुझे बताएं, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम यहीं क्लियर करते जाएं, अपने सब्जेक्ट्स को यहीं हम समझते जाएं। और तो ज़रूर क्वेश्चन रेस करें ताकि पता चले कि आप लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।